बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद जान और आप देख रहे हैं लटून एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे। उनमें से दो पर्सपेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम दो और मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, जो कि है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी जो है ये मुख्तलिफ पार्ट्स से बनी है, और फिर फंक्शन यानी ये पार्ट्स जो है ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करके सोसाइटी को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। ये पर्सपेक्टिव सबसे पहले इमाइल दुरखाइम ने पेश की थी, और ये एक मैक्रो लेवल स्टडी है, यानी ये सोसाइटी को एक ब्रॉडर लेवल में देखती हैं। अब आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। सोसाइटी इज सीन एज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिंग ग्रुप्स operating in a fairly orderly manner according to a set of rules and values shared by most of its members। यानी सोसाइटी जो है ये इंडिविजुअल से बनी है, और इंडिविजुअल्स मिल के ग्रुप्स बनाते हैं। ये ग्रुप्स जो है आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं, और किस तरह फंक्शन करते हैं, कुछ ख़ास रूल्स और वैल्यूज़, मोरेज और लाज की बेस पे ये आपस में मिलकर सोसाइटी को एक स्मूथ तरीके से रन करने में मदद फराहम करते हैं। सोसाइटी इज सीन एज अ स्टेबल सिस्टम विद अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, यानी कि सोसाइटी जो है ये हमेशा इक्विलिब्रियम या बैलेंस की तरफ जाती है। जब सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी जो है ये बैलेंस होती जाती है, और इस तरह सोसाइटी स्मूथली रन करती हैं। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि सोसाइटी मुख्तलिफ पार्ट्स से बनी है, और ये पार्ट्स जो है ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब सारे जो पार्ट्स है अगर वो सही तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी जो है ये एक स्मूथ तरीके से रन करेगी। जिस तरह के हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको सोसाइटी की मिसाल दी थी कि ये ह्यूमन बॉडी की तरह है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स है, सिस्टम्स हैं, ये मुख्तलिफ सिस्टम्स जब स्मूथली जब एफिशिएंटली रन करते हैं तो बॉडी जो है वो ज़िंदा रहती है और अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। इसी तरह सोसाइटी भी है, अगर इसका एक पार्ट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो सोसाइटी क्या होगी, वो डिसबैलेंस की तरफ जाएगी। Social change and functionalist perspective. Unlike other sociological perspective, the functionalist perspective focuses on social stability and solidarity। यानी जो functionalist perspective है ये social change को ज़्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि ये social stability और solidarity को ज़्यादा फोकस करती है। तो अब जब change आता है तो sociological perspective के मुताबिक ये functional है। Behavioral patterns arise because they are functional, यानी जो बिहेवियर में वक्त के साथ साथ जो चेंज आता है तो वो उस वक्त के मुताबिक फंक्शनल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गेस्ट कल्चर की बात करें तो पुराने ज़माने में जब गेस्ट आते थे या मुसाफिर आते थे तो लोग उसको अपने हुजरे में 2-2, 3-3 दिन तक ठहराते थे, उनके लिए हर किस्म का बंदोबस्त करते थे। लेकिन आजकल ये सिस्टम चेंज हो गया है, क्योंकि होटल आ गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मुसाफिर खाने और दूसरे इस तरह के बंदोबस्त हैं, जिनकी वजह से लोगों को दूसरे लोग के घरों में या हुजरे में ठहरना नहीं पड़ता, बल्कि वो क्या है, वो होटल्स में या मुसाफिर खानों में ठहर जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि ये जो चेंज आया है तो ये भी फंक्शनल है, यानी उस दौर के लिहाज से वो चीज़ फंक्शनल थी और अभी इस दौर के लिहाज से ये चीज़ फंक्शनल है, यानी ये चेंज को भी फंक्शनलिटी के व्यू के मुताबिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल चेंज disrupts the equilibrium of a society, but in response a new equilibrium is regained। यानी जो सोशल चेंज है, जब कोई सोशल चेंज आता है तो ये सोसाइटी का जो बैलेंस है, जो इसका इक्विलिब्रियम है, इसको डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन उसको कोप अप करने के लिए, उस खाली जगह को पुर करने के लिए नए पैटर्न्स आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फंक्शनलिटी को दोबारा से बैलेंस कर लेते हैं।
اب ہم آتے ہیں اس پرسپیکٹیو کے مین فوکسز کی طرف. تو فوکس نمبر 1 ہے ہاؤ ویلیوز پریکٹسز اینڈ انسٹیٹیوشنز ہیلپ میٹ دا نیڈز آف سوسائٹی. یعنی سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی کچھ خاص نیڈز ہوتی ہیں اور وہ کچھ خاص ویلیوز اور پریکٹسز یعنی کلچر اینڈ انسٹیٹیوشنز یعنی فیملی ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، ریلیجن ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، پولیٹکس ہو گیا، یہ مختلف انسٹیٹیوشن، ویلیوز اور پریکٹسز کس طرح سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کی جو نیڈز ہے، ضروریات ہیں، ان کو پوری کرتی ہے. فوکس نمبر 2 ہے ہاؤ ڈز اٹ فٹس وتھ چینجنگ ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشنز. یعنی جب ویلیوز چینج ہوتی ہے یا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں چینج آتا ہے تو یہ کیسے اس کے ساتھ فٹ کرتا ہے. نمبر 3 ہے whether a proposed change would be more or less useful. یعنی اب جو اسٹرکچرل فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو والے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا چینج سوسائٹی اڈاپٹ کرتی ہے تو کیا یہ سوسائٹی کے لیے یوزفل ہوگا یا کہ یوزفل نہیں ہوگا. نمبر 4 ہے فوکس از آن سوشل اسٹرکچر اینڈ سوشل فنکشن. یعنی یہ سوشل اسٹرکچر اور سوشل فنکشن پہ فوکس کرتی ہے. سوشل اسٹرکچر میں ہمارے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، فیملی، ایجوکیشن، اکنامکس، ریلیجن، پولیٹکس، اور سوشل فنکشن میں ان انسٹیٹیوشن کا جو فنکشن ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ مختلف انسٹیٹیوشن کون کون سے فنکشن کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس پرسپیکٹیو کے ایگزامپل کی طرف. تو اس پرسپیکٹیو کے مطابق سوسائٹی کے جو مختلف گروپس یا انسٹیٹیوشنز ہے وہ کچھ خاص فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور اس طرح سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور سولیڈیریٹی کی طرف جاتی ہے. جیسے ہم اگر اسکول کی مثال لے لیں تو اسکول کیا کرتا ہے؟ اسکول لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، آگے ورکرز کو تیار کرتا ہے جو کہ انڈسٹریز میں، مختلف آفیسز میں ورک کرتے ہیں اور سوسائٹی کی نیڈز کو پوری کرتے ہیں. اس طرح ایجوکیشن کا ایک اور فنکشن سوشلائزیشن ہے، یعنی ایک ہیومن بینگ کو ایک سوشل بینگ بنانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے یا اسکول کے جو ہے یہ فنکشن ہے. دوسری مثال ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی. تو ریلیجیس یعنی جو مذہبی ادارے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سولیڈیریٹی پروموٹ کرتے ہیں، یونٹی پروموٹ کرتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز بتاتے ہیں. اور اگر ان فنکشنز میں سے ایک بھی فنکشن ہٹا دیا جائے یا اگر صحیح طریقے سے اگر ایک بھی انسٹیٹیوٹ فنکشن نہ کرے تو سوسائٹی کیا ہوگی؟ انسٹیبلٹی، ڈس ایکویلیبریم اور کیا ہے کہ تباہی کی طرف جائے گی. فورتھ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے دا کنفلکٹ پرسپیکٹیو. یہ پرسپیکٹیو کارل مارکس نے پیش کیا تھا. اس کے علاوہ سی ریٹ ملز، ڈارنڈارف اور سوشل تھنکرز نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے. یہ ایک میکرو لیول اسٹڈی ہے اور سوسائٹی کو ایک براڈر سینس میں، براڈر لیول پہ اسٹڈی کرتی ہیں. لفظ کنفلکٹ کے جو میننگ ہے وہ ہے تضاد یا اختلاف. تو کنفلکٹ کیا ہے؟ کنفلکٹ ہے دو گروپس یا دو کلاسز کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں. تو اس پرسپیکٹیو کے مطابق جو سوسائٹی کے اندر مختلف گروپس یا کلاسز ہیں ان کے درمیان ہمیشہ ایک کانفلکٹ ہوتا ہے. اور کانفلکٹ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ان کے جو مختلف انٹرسٹ ہے یا جو ان کے مختلف آئیڈیاز ہے تو وہ آئیڈیاز یا جو ان کے جو انٹرسٹ ہے یہ آپس میں کانفلکٹنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اختلاف میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کانفلکٹ کیا کرتا ہے؟ یہ چینج کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس پرسپیکٹیو کے مین پوائنٹس کی طرف آتے ہیں. دا پرسپیکٹیو سیز سوسائٹی ایز ان اے کنٹینیوس اسٹیٹ آف کنفلکٹ بٹوین گروپس اینڈ کلاسز. یعنی یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ سوسائٹی کے مختلف گروپس اور کلاسز کے درمیان جو کنفلکٹ ہے ان کو دیکھتا ہے. اٹ فوکسز آن دا کلیش آف انٹرسٹ آئیڈیاز بٹوین کلاسز which is due to inequality and equality generates conflict and conflict generate changes. اب سوسائٹی میں جو مختلف گروپس ہیں اور ان کے مختلف آئیڈیاز ہے اور ان آئیڈیاز کی بیس پر یا انٹرسٹس کی بیس پر جو آپس میں ان کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کانفلکٹ جو ہے وہ ان ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے. یعنی ایکویلٹی نہیں ہوتی، ریسورسز ایکول ڈیوائڈ نہیں ہوتے یا پاور یا اتھارٹی جو ہے اس کا مس یوز ہوا ہوتا ہے. تو یہ ان ایکویلٹی کیا کرتا ہے؟ یہ ان ایکویلٹی جو ہے یہ کانفلکٹ کو جنریٹ کرتا ہے اور پھر اسی کانفلکٹ سے چینج پروموٹ ہوتا ہے، چینج پروڈیوس ہوتا ہے.
clash of interest between classes. कार्ल मार्क्स जो उस टाइम कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था तो उसमें कार्ल मार्क्स ने बताया कि दो क्लासेस है जो कि सोसाइटी में मौजूद है। एक अपर क्लास है जिसको कैपिटलिस्ट क्लास या बोर्जोआस कहा जाता है, और दूसरा है लोअर क्लास या वर्किंग क्लास जिसको प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। तो ये दोनों क्लासेस जो है ये सोसाइटी में मौजूद है। अब ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, वो इकोनॉमी पर डोमिनेंट है। और ये जो वर्किंग क्लास है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, काम ज़्यादा ले रहा है लेकिन उसके मुताबिक उसको फिर मुआवजा जो है वो कम दे रहा है। तो इस तरह जो है सोसाइटी में क्या है ये इनइक्वलिटी जो है ये जनरेट हो रही है, और इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए कार्ल मार्क्स के मुताबिक इस वर्किंग क्लास को उठना होगा और इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा। और उसने फिर एक आइडिया दिया था कम्युनिस्ट सिस्टम का कि जब कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्किंग क्लास के एफर्ट से ख़त्म हो जाएगी तो फिर एक नया निज़ाम आएगा जिसको कम्युनिस्ट सिस्टम कहा जाएगा, और जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा। ये पर्सपेक्टिव जो है ये मेनली किन किन चीज़ों को फोकस करता है? ये फोकस करता है हाउ द प्रेजेंट पैटर्न्स इमर्ज फ्राम द कॉन्टेस्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स ईच सीकिंग इट्स ऑन इंटरेस्ट। यानी सोसाइटी में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे ग्रुप्स को एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो बिहेवियर पैटर्न एराइज हुआ है तो इसको ये फोकस करता है। दूसरा, हाउ डोमिनेंट ग्रुप्स अचीव एंड मेंटेन देयर पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। अब जो डोमिनेंट ग्रुप है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो किस तरह अपने प्रिविलेज को, अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इस चीज़ को भी फोकस करता है। नंबर 3 है हाउ डू दे मैनिपुलेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स के मुताबिक या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो अपर क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, ये सोसाइटी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को मैनिपुलेट करता है, जैसे फैमिली हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया। इन सब चीज़ों को अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है और इनमें मैनिपुलेशन करता है कि उस तरीके से इन इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट करता है कि जिससे उनको फ़ायदा हो और उनका जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे। और नंबर 4 पॉइंट है हाउ हु बेनिफिट्स एंड हु सफ़र्स, यानी किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं उनके मुताबिक जो अपर क्लासेस है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो प्रोलेटेरिएट्स है, वर्किंग क्लास है, तो वो नुकसान में है। बात करते हैं इस थ्योरी के एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में इस तरह अपर क्लासेस थी जो कि लोअर क्लासेस को एक्सप्लॉइट करती थी, लोगों को कत्ल भी करती थी, उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको उन्होंने रोका हुआ था, और बहुत ज़्यादा इनामी थी जो लोअर क्लासेस थी उनके दरमियान। तो क्या हुआ कि कुछ लोग उठे, उनके साथ और लोग मिले, फिर और लोग मिले, और इस तरह एक रिवॉल्यूशन जो है वो बर्पा हो गया, एक इनकलाब बर्पा हो गया, और वो सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। तो ये क्या है, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है और उनकी वजह से एक चेंज प्रमोट हुआ है। दूसरा, मार्क्स और एंजल्स की एक थ्योरी है थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस। यानी माशरे में, सोसाइटी में जो आइडिया चल रहा है वो थीसिस है, जो मुखालिफ आइडिया है वो सिंथेसिस है, एंटी थीसिस है, और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट से जो चेंज प्रोड्यूस होता है, जो एक नया आइडिया प्रमोट होता है, तो वो क्या है, वो सिंथेसिस है। तो मार्क्स और एंजल्स के मुताबिक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जो है सोशल चेंज प्रमोट होता है। थर्ड जो एग्जांपल है वो है फेमिनिज़म का। यानी फेमिनिज़म एक मूवमेंट है जिसमें स्पेशली औरतों की हुकूक की बात की जाती है। वो कहते हैं कि पेट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और ज़्यादातर जो अथॉरिटी वाले और जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो मेल्स ने संभाली हुए है। तो उसके इख्तिलाफ़ में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में फ़ीमेल्स जो है, औरतें जो है वो उठी हैं और एक तहरीक शुरू की है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, औरतों को उनके हुकूक मिल रहे हैं।
اگلا ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں آنر اینڈ ورکر کا، یعنی فیکٹری میں جو آنرز ہوتے ہیں وہ ورکر کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان سے زیادہ کام لیتے ہیں اور ان کو معاوضہ کم دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ایک کانفلکٹ پرسپیکٹیو کی مثالیں ہیں. سو فرینڈز، آج کا یہ لیکچر تھا سوشیالوجی کے مختلف جو دو پرسپیکٹیو ہے، ایک کانفلکٹ پرسپیکٹیو اور ایک اسٹرکچرل فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. اگر آپ پہلے دو پرسپیکٹیو، ایولوشنری پرسپیکٹیو اور سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو، اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے جو خیالات ہیں ان سے ضرور آگاہ کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.